हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था करोजन के बारे में, ठीक है। तो करोजन के बारे में और भी कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि कैसे होता है, ये किस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो करोजन के बारे में फिर आगे हम पढ़ते हैं। डाइस स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। डाइस स्ट्रेस क्या होता है, डाइस स्ट्रेस का मतलब क्या है। तो डाइस स्ट्रेस जो होता है आपका, ये काजेज एंड प्रिकॉशंस हो गए। डैमेज असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक रिपेयर टेक्निक्स हो गया, रिपेयरिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेस के वजह से हमारे बिल्डिंग में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनका रिपेयर करना, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका डिस्ट्रेस कहलाता है। बात आती है किसी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डैमेज ही होता है। डिस्ट्रेस क्या है, एक तरीके का डैमेज भी है। कंक्रीट में क्या होता है, जब भी स्ट्रेस जनरेट होता है तो ये स्ट्रेस क्या करता है, आपके कंक्रीट को क्या करने लगता है, ख़राब करने लगता है। और कंक्रीट में जो हमारा एम्बेडेड है स्टील, कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या होता है, टाइम टू टाइम आपका ख़राब होने लगता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे, बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें डाई स्ट्रेस आपका वर्क करता है। जैसे पहला इसका काजेज क्या है, एक्सटर्नल काजेज है। एक्सटर्नल काजेज में क्या, जैसा एक्सटर्नली कितना लोड लग रहा है, इन्वायरमेंटल लोड कितना है, एक्सीडेंटल लोड कितना है। दूसरा आपका डिजाइन एंड डिटेलिंग में क्या क्या एरर है। तीसरा आपका पुअर कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है या पुअर प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहा है। कंस्ट्रक्शन का ओवरलोड बता रहा है। नेक्स्ट आपका है डाइंग सिंकेज के बारे में, थर्मल स्ट्रेस के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, आपका वेदरिंग बनते हैं। अब डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी बिल्डिंग में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके दो लेयर होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला आपका टेंशन जोन होता है, दूसरा आपका कंप्रेशन जोन होता है। और दोनों के बीच में एक जोन होता है जिसको न्यूट्रल जोन कहते हैं या न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। उस जोन को लाई करने वाली जो एक्सिस होती है न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो इनमें जब भी स्ट्रेस जनरेट हो जाता है तो इनका जगह जो होता है वो चेंज हो जाता है। टेंशन एंड कंप्रेशन जोन दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि इम्बैलेंस की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस की वजह से, क्रैकिंग की वजह से, काफ़ी सारी तरह की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये सारा अकर होता है। कुछ और भी रीजंस हैं जैसे कि प्लास्टिक श्रिंकेज हो गया, सेटलमेंट क्रैकिंग हो गया, अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क हो गया, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ फॉर्मवर्क हो गया, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो आपके कंक्रीट को क्या क्रैक्स डेवलप हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए पूरे के पूरे मोटे मोटे लेयर्स निकल गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है। जो भी हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है कंक्रीट में, उसके लिए इवैल्यूएशन क्या है। तो देखिए किसी भी चीज़ को फाइनल करने से पहले उसमें कितना रिपेयर है करना है, कितना मेंटेनेंस करना है, इस चीज़ों को जान लेना काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरा चीज़ ये है, हम उसका काज जान लेते हैं कि वो किस वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये जानते हैं कि वो जो डैमेज है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। कहीं वो एक्टिव है डैमेज की, पैसिव डैमेज है कि वो रेजिंग डैमेज है कि वो अभी भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो किस कैटेगरी में आता है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ये चीज़ देखना चाहिए कि रिपेयर करने से पहले हम सारी चीज़ का इवैल्यूएशन कर लें कि कौन कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है कि अगर हमने रिपेयर स्टार्ट कर दिया है और रिपेयर स्टार्ट करने के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका रिपेयर के बाद हम उस चीज़ का वैल्यूएशन करते हैं। रिपेयर के टाइम में हम किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं कि जो हमारा प्री प्लान चीज़ है हम उसी पे वर्क करते हैं।
उसी पे हम क्या करते हैं, अपने रिपेयर को कंप्लीट करते हैं। और इन बिटवीन अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बाद में टैकल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है टूल फॉर इवेलुएशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट एंड ऑब्जर्वेशन। विजुअल इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन का सेंस क्या है? विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब आपकी आंखों के थ्रू जो भी आप चीज़ें देख सकते हैं, जो भी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चीज़ों को देखना तथा उनको समझना ही आपका क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्वेश्चनिंग ऑफ कंसर्न पर्सन। कहने का सेंस क्या है, किसके ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें हो रही हैं, उस ऑब्जर्वेशन जिसके मतलब निगरानी में सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे बात करना। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जो भी आपके फील्ड बुक या डाटा है उसका स्क्रूटनी करना, मतलब उसको पुनः जांच करना कि क्या उसमें किसी भी प्रकार का डिजाइन का फॉल्ट नहीं न था, किसी भी प्रकार की गलती नहीं न थी जो इंजीनियर्स ने की थी। आपके डिज़ाइन को चेक करना, जो भी आपका डिज़ाइन है उसको चेक करना। जितने भी प्रकार की आपकी एनडीटी है, नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग, अगर पॉसिबल है तो नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्ट करके चेक करना किन किन चीज़ों में दिक्कत है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोर एंड टेस्टिंग, कि जो आपका कोर होता है सीमेंट के बिल्कुल बीचों बीच का भाग होता है कोर को चेक करना और उसकी टेस्टिंग करना। अगर पॉसिबल है तो एक छोटा मोटा लेबोरेटरी अगर हम वहाँ पे क्रिएट कर सकें तो उसको चीज़ क्रिएट कर लें। ठीक है। लोड टेस्टिंग करना। ठीक है। और भी कई सारे टेस्ट हैं जिसको हम परफॉर्म करते हैं। अब देखिए विजुअल इंस्पेक्शन में क्या आता है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, हम क्या करते हैं इसमें साइट पे जाते हैं और जहाँ साइट पे क्या, हम साइट पे ही होते हैं, जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को प्राप्त देखते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है इस समय। ठीक है। वहाँ पे इस समय टेम्परेचर कैसा है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो रहा है, मिनिमम टेम्परेचर क्या हो रहा है। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे क्रैक्स हुए हैं वो क्रैक्स की विड्थ क्या है, क्रैक्स का पैटर्न क्या है। जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया था कि जो क्रैक्स होते हैं ये थिन क्रैक्स होते हैं, मीडियम थिन होते हैं और लार्ज होते हैं। और हर क्रैक्स का क्या होता है, अपना अलग अलग साइज़ होता है। ठीक है। और अलग अलग उनका क्या होता है, अलग अलग काफ़ी सारा उनका पैटर्न भी होता है, जैसे हमने आपको बताया था। नेक्स्ट आपका आता है स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग के बारे में भी हमने आपको बताया था और आगे हम बताएंगे भी। उनका कलर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, रस्ट के स्टेन कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, कॉलम के सिंकिंग के बारे में हमने आपको बताएंगे भी आगे। ठीक है। फेलियर ऑफ बीम, बीम क्या क्यों फेलियर होता है, बीम और कॉलम का जो जंक्शन है वो क्यों फेलियर होता है। जो भी आपकी मशीनरी प्रयोग की जा रही है या फिर कंपोनेंट प्रयोग किया जा रहा है उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाना। ठीक है। जो आपके फिक्सर्स हैं उनकी कंडीशन कैसे है। सबसे पहला आता है इसमें क्वेश्चनिंग ऑफ पर्सन सिक्योरिटी। हाँ, नेक्स्ट इसमें आता है कि जो हमारा वहाँ पे पर्सन है, जो वहाँ पे हमारा आदमी है या बंदा है, उसको हम किस तरह बात करेंगे। तो उससे हम कई सारी चीज़ के बारे में पूछते हैं। जैसे पूछते हैं कि कंक्रीट का जो ग्रेड था वो क्या था, जो क्यूब के रिज़ल्ट हमने टेस्ट किए थे वो उसका क्या क्या रिज़ल्ट आया, टाइप ऑफ मटेरियल, जिस टाइप का मटेरियल प्रयोग किया गया था उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में हमको देखते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में देखते हैं। के फॉर्म में उसमें सारी तरह की चीज़ें दी गई रहती हैं कि किस ग्रेड का कंक्रीट है, उसकी कितनी क्यूब बने थे, कौन सी क्यूब कितने डे के टेस्टिंग पे किए गए थे, टेस्टिंग के बाद कितने क्यूब्स का क्या क्या रिजल्ट आया। ठीक है। सॉइल टेस्ट जो किए गए थे उसमें कैसे कैसे क्या था। तो
काफ़ी सारी प्रकार की जो टेस्ट होती है हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। कुछ और भी टेस्ट हैं जिनको इन बिटवीन हमको करना पड़ता है, जैसे रिबाउंड हैमर टेस्ट। हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था टेस्ट के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ जान लेंगे आप। रिबाउंड हैमर टेस्ट हमको करना पड़ता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट हमको करना पड़ता है, ठीक है। पुल इन और पुल आउट टेस्ट करना पड़ता है। कार्बनाइजेशन टेस्ट करना पड़ता है। कवर मेजरमेंट टेस्ट करना पड़ता है। ब्रेक ऑफ टेस्ट करना पड़ता है। इंडोस्कोपी करना पड़ता है। रडार टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ता है। रडार, रैपिड क्लोराइड, एल्की का, सल्फेट्स के, इन सारे चीज़ों को हमको क्या करना पड़ते हैं, वहाँ पे टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये सबसे पहले 3 चीज़ हो गया कि अब क्या करते हैं, जो भी फील्ड बुक या डाटा होता है उसको चेक करते हैं। वहाँ पे जो डिज़ाइन के चेक्स होते हैं, सारे डिज़ाइन के चेक को हम ये करके देखते हैं कि वो सूटेबल है कि नहीं है। तीसरा, अगर वहाँ किसी भी प्रकार की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की गई है तो उसको भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप हो गए। और भी कुछ टेस्ट आते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे डिस्ट्रैक्शन टेस्ट हो गया, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस हो गया, क्लोराइड परमिबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल एंड स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी हो गया, क्लोराइड परमिबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, डेंसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। इन सारी तरीके की टेस्टों को करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोर एंड टेस्टिंग हो गया। अब देखिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको कभी कभी वहाँ पे अपना लैब भी सेटअप करना पड़ता है। जिस लैब में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग्स होती है, जैसे कि सीमेंट कंटेंट क्या क्या है, ठीक है, हार्डन कंक्रीट के बारे में, केमिकल एनालिसिस क्या क्या है, क्लोराइड्स के बारे में, सल्फेट्स के बारे में, पीएच के बारे में, नाइट्रेट्स के बारे में। तो अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक तो बहुत बेसिक चीज़ें चल रही थी जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। अब आपका मेन टॉपिक यहाँ से चालू होता है कि करोजन इन रेनफोर्समेंट, करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर आपका जो करोजन है वो कैसे हो जाता है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट के अंदर हमारा क्या होता है, स्टील जो होता है कंक्रीट के अंदर लगाया जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। यह काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही ये प्रॉब्लम आता है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और हर एक प्रकार के कंस्ट्रक्शन के साथ इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर अपने भारत की बात करें तो एक साल में लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान इस चीज़ की वजह से हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की जो प्लास्टर है, ऊपर की प्लास्टर निकली हुई है और अंदर देख सकते हैं पूरी की पूरी जो बार्स है वो क्या है, कार्बनाइजेशन के कारण गल के क्या हुई है, पूरी की पूरी बार जो है अंदर वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस है, यही आपका क्या है, करोजन है। आप इसमें देख सकते हैं हल्का सा मॉइस्चर पाने की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ गई हैं। हमने आपको इसका रिएक्शन भी बताया था कि इसका रिएक्शन क्यों होता है। अगर स्टील कहीं पे सरफेस टूटा हुआ है, कहीं पे सरफेस कुछ ऐसा है, तो वो जो पार्ट होता है वो एनोड की तरह बिहेव करने लगता है और दूसरा पार्ट कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो जो पार्ट खुला है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका पॉजिटिव हो जाता है जो कि एनोड के फॉर्म में, और जो पार्ट आपका बंद है वो क्या होता है, कैथोड के फॉर्म में यूज होने लगता है, जिससे आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। बहुत हल्के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से ये एक लेयर बन जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। वो जो हमारा लेयर होता है वो पपड़ी के फॉर्म में होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा रस्ट खा के निकल जाता है। इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस हम पिछली वीडियो में बता दिए थे। अब मेन बात है इसके काजेस की क्या क्या है। तो देखिए, अगर किसी भी तरह का जो आपका क्रैक्स होगा वो आपके बिल्डिंग में अगर होगा, तो क्रैक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं
जो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रैक होता है ना, वो हमेशा कहाँ पे होता है, आरसीसी के टेंशन जोन में होता है। और आरसीसी का जो टेंशन जोन होता है ये आपके स्ट्रेस पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम आपके अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में देखी जाती हैं। और भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके बगल से नालियाँ गई हैं या फिर कुछ ऐसे प्रकार की चीज़ गई हैं, वहाँ पे भी ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो देखने के लिए मिलती है। अब देखिए कंक्रीट में अगर किसी भी प्रकार का क्या होगा, क्रैक्स मौजूद होगा तो भी उसकी वजह से दिक्कत आएगा। अब देखिए ये जो क्रैक्स हैं ये क्या है, ये पूरी के पूरी कवर को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। और इनके वजह से जो मॉइस्चर होता है वो सीधे हमारे अंदर के लेयर में पहुंच जाता है। काजेज और रेमेडियल मेजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काज है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है, ठीक है, जो भी हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मॉइस्चर प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है। और अगर कोई भी जगह ऐसा है जहाँ पे क्रैक हुआ है तो वहाँ से क्या करेगा, मॉइस्चर पूरे के पूरे सरफेस को क्या करना करेगा, वो डिके करना चालू कर देगा, ख़राब करना चालू कर देगा। ओवर द टाइम उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी जो काफ़ी तरीके से ख़राब हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि जो मॉइस्चर है तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिक्विड होता है, वैसे इसमें जो वाटर है, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और जो सरफेस से एक्सपोर्ट हुआ है वो आपका एनोड का काम करेगा, बाकी आपके कैथोड का काम करने लगता है। दूसरा है परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट परमिएबल नहीं होना चाहिए। अगर कंक्रीट परमिएबल होगा तो ये क्या करेगा, वाटर को एक से दूसरे जगह या मॉइस्चर को एक से दूसरे जगह ये काफ़ी ज़्यादा पहुंचाने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्रीट जो होना चाहिए उसकी परमिएबिलिटी नहीं अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो परमिएबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो परमिएबल होगा तो एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह वो क्या करेगा, हर चीज़ों को पहुंचाने लगेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए परमिएबिलिटी क्या है। परमिएबिलिटी कहने का सेंस क्या है, जैसे देखिए क्रैक्स है या कुछ ऐसी चीज़ है और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, जैसे वाटर है या फिर मॉइस्चर है, तो परमिएबिलिटी क्या होता है, उसके थ्रू वाटर सक करते हुए अंदर की सरफेस में आ जाता है। और अंदर के सरफेस के आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा रीबार है, नीचे हमारा बार लगा है, ठीक है ना, रेनफोर्समेंट बार है। रीबार का मतलब क्या होता है, रेनफोर्समेंट बार। जो हमारा रेनफोर्समेंट बार है उसमें क्या करेगा, उसमें वो मॉइस्चर आ जाएगा। अगला है कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं सीमेंट जो होता है, सीमेंट में भी कहीं ना कहीं कार्बन का कंपाउंड मिला रहता है, जिसके कारण क्या होता है, मॉइस्चर पाने के कारण वो कार्बनाइजेशन होने लगता है और जिसकी वजह से भी इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कार्बनाइजेशन क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है। CO2 क्या होता है आपका, डिफ्यूज हो जाता है और ये हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आपकी कंक्रीट में पहुंच के आपके जो रीबार हैं उनकी pH वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है। और pH वैल्यू जैसे ही कम आने लगती है वो बेस से एसिडिक फॉर्म में आने लगता है, ठीक है। और जैसे ही वो एसिडिक फॉर्म में आता है वो आपका कार्बनाइजेशन स्टार्ट होने लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच बीच में पोर्स में क्या है, CO2 अवेलेबल रहते हैं। और जैसे ही मॉइस्चर के कंटेंट में ये आते हैं, ठीक है, अंदर क्या है, अंदर ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है, तो ये CO2 से जैसे ही रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और जल बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों के प्रेजेंस में ये जो बार है हमारा काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड्स जो होते हैं वो आपके कंक्रीट में कंक्रीटिंग के टाइम ही आ जाते हैं। जब हम कंक्रीट को लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके टाइम ही आ जाते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि जब हम कंक्रीट को बना रहे होते हैं या मिक्स कर रहे होते हैं तो उसी समय क्लोराइड क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और क्लोराइड जो होते हैं ये आयन के फॉर्म में क्या करते हैं, कोरोजन जहाँ पे होता है वहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो लेयर होता है
वो आपके एनोड कवर करने लगता है और बाकी हिस्सा आपका कैथोड कवर करने लगता है, जिसके बीच में भी प्रोसेस होकर ये चीज़ खराब हो जाता है। क्लोराइड्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लोराइड्स के कारण कैसे हो गई है बारिश। अब करोजन का काज क्या है, ठीक है ना। अगला आता है सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक में आप क्या जानते हैं, जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, कभी कभी इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है या इसकी मात्रा बिगड़ जाती है, तो ये क्या करता है, ये भी आपका मॉइस्चर से मिल के अलग अलग प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे हाइड्रोलिक लाइम बना लेता है, ठीक है ना, हाइड्रोलिक लाइम बना लेता है, जिसकी वजह से भी दिक्कत आती है। आपका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसकी वजह से भी दिक्कत आता है। आप सल्फेट अटैक में देख सकते हैं, सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या है, पूरी जो क्रैक्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में रैंडमली टूट गई हैं। नेक्स्ट आपका आता है अल्की एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है। जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें एल्की आपके ऑलरेडी मिले रहते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड की बात कर लें, पोटेशियम ऑक्साइड की बात कर लें, तो ये सब ऑलरेडी उसमें क्या होते हैं, मिले रहते हैं, जो कि ये अपने बीच में रिएक्शन करके क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं कंक्रीट को। अब इससे बचने के लिए क्या करें, तो जो कंक्रीट है उसमें इन तरह की चीज़ों का काफ़ी कम प्रयोग करें, या फिर इनकी जो मात्रा है वो 0.6% के करीब रखें, ठीक है ना, या उससे कम रखें। या तो हम पोर्टलैंड पोर्जोलाना सीमेंट का पीपीसी का यूज करें ओपीसी के जगह, ठीक है। अब देखिए एल्की एग्रीगेट रिएक्शन क्या हो रहा है। एल्की एग्रीगेट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि क्रैक्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ये 500 माइक्रोमीटर पे आपको दिखाया गया है। इसके काजेस क्या होते हैं, अगर जो आपने कवर दिया है, अगर कवर आपने अच्छे तरीके से नहीं दिया है, ठीक है, मतलब कवर क्या है, जो बार्स होता है, बार्स के ऊपर हम एक क्या करते हैं, कंक्रीट की कवरिंग देते हैं। कंक्रीट के कवरिंग के कारण क्या होता है, वो जो बार्स होते हैं वो चूँकि एक कवर के नीचे हैं, एक कवर के अंदर है, इस वजह से उनमें जल्दी खराबी नहीं आती, ठीक है, और जल्दी उसमें मॉइस्चर या कोई अन्य चीज़ प्रवेश नहीं कर पाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कवरिंग को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कवरिंग अगर अच्छी नहीं है, कवर अगर अच्छी नहीं है या किसी भी प्रकार से कवर ठीक नहीं है, तो इस प्रकार की दिक्कत आनी लाजमी सी बात है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको IS 456-2000 का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारा IS 456 होता है, ठीक है, इसमें सारे रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जिसको यूज करके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो हमारा बार्स है वो 25 मिलीमीटर या उससे कम का ही हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। और कुछ आपका बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल जो रिइंफोर्समेंट होना चाहिए कॉलम में, वो कितना होना चाहिए, ठीक ना, वो उसके डाया के लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात बताया है इसके कुछ और चीज़ों के बारे में। अगर बहुत ज़्यादा हम थिकनेस को बढ़ा देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, जो उनमें केमिकल्स हैं उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इस वजह से जो कंक्रीट है उसको हम 40 मिलीमीटर या 45 मिलीमीटर तक रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा कंक्रीट है वो टोटली सी वाटर में है तो हम उसको 40 मिलीमीटर रखेंगे, नहीं तो अगर नॉर्मल केस है तो हम 40 मिलीमीटर के नीचे ही रखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो आपका कवर है वो अच्छी तरीके से नहीं है, इन एक्विडेशी ऑफ कवर में इन एक्विडेट है। इन एक्विडेट कहने का सेंस क्या है, जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं है, इन एक्विडेट है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है। प्रॉपर ना होने के कारण भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, यही प्रोसेस हमारा स्पॉलिंग कहलाता है। आप देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट के ऊपर से जो कवर हैं वो उतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे नहीं बैठे हैं जिस तरीके से वहाँ पे बैठना चाहिए। अब देखिए किसी भी केस में 75 मिलीमीटर से ज़्यादा आपका जो कंक्रीट का कवर है वो नहीं होना चाहिए, किसी भी केस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बार्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। कंक्रीट को हम अपने मॉडिफाई कर सकते हैं,
जो हमारा मेट्रोलॉजी होता है रेनफोर्समेंट का, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को हेर फेर करके हम इसको सही कर सकते हैं कि इसमें करोजन कम हो जाए। कि जैसे कि अगर हम उसमें उसको गैल्वनाइज कर दें या फिर हम उसको क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दें, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और हम कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा सकते हैं। हम पहले से क्या करेंगे, पहले से अगर हम उसमें कैथोड जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो एरिया है वो कैथोडिक बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वो भी नेगेटिव, हमारा सरफेस भी नेगेटिव। ठीक है। अब बात आती है टेम्परेचर और प्लास्टिक श्रिंकेज की। इन दोनों की भी जो वैल्यू रहनी चाहिए वो लिमिटेड रहनी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो 0.15% जो होना चाहिए वो माइल्ड स्टील के लिए होना चाहिए, और 0.12% जो होना चाहिए ये HYSD स्टील के लिए होना चाहिए। प्लास्टिक श्रिंकेज की वैल्यू, प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रैपिड तरीके से ये बार्स को बेकार कर देता है। ठीक है। अब देखिए राउटिंग एंड सीलिंग के बारे में, जैसे पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया था इन सारी चीज़ों के बारे में कि राउटिंग एंड सीलिंग क्या होता है। ठीक है। इसमें क्रैक्स को हम कैसे कैसे भरते हैं, राउटिंग एंड सीलिंग में क्रैक्स को किस तरह भरा जाता है, क्या क्या मेथड होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दी हैं। ये भी आपका उसी के बारे में बता रहा है, ये भी हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये भी आपको बता ही दिया है। अब देख सकते हैं कि जो भी क्रैक्स है, पहले हम इस पर क्या करते हैं, एक चिन्ह लगा लेते हैं। चिन्ह लगाने के बाद हम उस पर ड्रिल करके चीज़ों का प्रयोग करके करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ इपॉक्सी हार्डनर का नाम दे दिया है अलग अलग। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा दी हैं। स्टिचिंग के बारे में भी हमने आपको बता दी है। जब क्रैक्स एक लेवल से ज़्यादा हो जाती हैं तब वहाँ क्या करते हैं, एक सी सेक्शन का बार बना लेते हैं, सी सेक्शन एक बना लेते हैं, और दोनों जगह हम ड्रिल करके उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। स्टिचिंग का एग्जाम्पल हमने आपको दिया ही था। ठीक है। स्टिचिंग कैसे की जाती है। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे रेनफोर्समेंट में प्रॉब्लम आएगा, तो इसका भी एक सलूशन है कि आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल रेनफोर्समेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने बिल्डिंग में एडिशनल रेनफोर्समेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। ठीक है। देखिए ड्रिलिंग के बारे में और प्लगिंग के बारे में ये भी हमने आपको बता ही दिया है। ड्रिलिंग और प्लगिंग में क्या करते हैं, ड्रिल करके जितने दूर की हमारी जो बार होती है उस बार्स को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और बार्स की जगह हम नया बार लगा देते हैं। अब देखिए प्री स्ट्रेचिंग स्टील को हम क्या कर देते हैं, अगर पहले से हम उसमें स्ट्रेस लगा देते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, क्रैकिंग को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं प्री स्ट्रेचिंग के बारे में और पोस्ट स्ट्रेचिंग के बारे में, तो हम क्या करते हैं कि जब हम उसको बनाएं तो बनाने के बाद जब हम उसको इम्बेड कर रहे हैं तो हम क्या करें, अगर उसको हम पहले से ही स्ट्रेस दे देते हैं और कंक्रीट जैसे ही उसमें अच्छे तरीके से चिपक जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को हम जब छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अपने अंदर कंक्रीट के साथ कंक्रीट को भी स्ट्रेच कर देता है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। आप प्री स्ट्रेसिंग का एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, क्या किया गया है, इन सारे के सारे पे क्या किया गया है, इसको काफ़ी ज़्यादा खींच दिया गया है, जिसकी वजह से जो बार्स हल्के फुल्के टेढ़े कहीं रह जाते हैं वो बिल्कुल भी टेढ़े नहीं होंगे। ग्राउटिंग मेथड हमने आपको बता दिया कि ग्राउटिंग क्या होता है। ठीक है। ये आपका पीसीसी पे आपका पोर्टलैंड सीमेंट ग्राउटिंग होता है, केमिकल होता है, इपॉक्सी ग्राउटिंग होता है। ये सारी भी हम चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बता चुके हैं। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट ग्राउटिंग में क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के साथ ही हम क्या करते हैं, आपके इपॉक्सी को उसमें मिक्स कर देते हैं, फिर हम अपने उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो भी बीच के पार्ट्स हैं इसमें हम क्या करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के साथ उस जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल को भी इसमें इपॉक्सी को मिला के हम लगा देते हैं। केमिकल ग्राउटिंग में क्या होता है, इसमें जैसे सोडियम सिलिकेट हो गया, यूथ्रेंस हो गया, और भी अलग अलग इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, सीमेंट के साथ ही मिक्स करके प्रयोग में किया जाता है। ये सब जो हैं आपके, ये सब क्रैक रिपेयर टेक्निक्स है, क्रैक को अच्छी तरीके से रिपेयर कर देते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ बीच में कितने कितने क्रैक्स हैं, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, ड्रिल करके उसको अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है बाद में वहाँ पे अंदर वो पूरा हार्ड सरफेस बना लेता है। इपॉक्सी ग्राउटिंग के बारे में हमने आपको बताया था, क्रैक्स में ड्रिल करके और छोटे छोटे हम पाइप्स के थ्रू में क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे हम उस एरिया को फ्लो करवा के वहाँ पे भर देते हैं। उसके बाद हम सरफेस को अपने बाहर निकाल के उस पर सीमेंटिंग कर देते हैं। जैकेटिंग के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है जैकेटिंग क्या होता है। अगर कोई सरफेस पूरी तरीके से ख़राब हो गया है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जैसे हम अपने ऊपर जैकेट पहनते हैं, मतलब अपने एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस लगा देते हैं, सेम इसमें क्या होता है, एक सरफेस के ऊपर दूसरा बिल्कुल नया सरफेस लगा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कॉलम के ऊपर जैकेटिंग कर दिया गया है और साइड से राइट साइड से क्या कर दिया गया है, बिल्डिंग कर दी गई है उसकी। बीम सेम जैसे उसका होता है जैकेटिंग, बीम की भी जैकेटिंग की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीम की भी जैकेटिंग सेम उसी तरह की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।